नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अखिलेश जैन साहब, टेक्निकल IQ के, रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, पुखराज चोपड़ा हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महावीर गुप्ता हैं, जीरा ट्रेडर, और सतीश उपाध्याय हैं, मेंबर हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं जीरे के साथ। जीरे में गजब की चाल हुई है। कल मार्केट 6% ऊपर, आज 6% नीचे। ज़बरदस्त उठापटक का माहौल बना हुआ है जीरे में, बड़ी ज़बरदस्त हलचल है। तो पुखराज जी, वैसे तो ग्वार पर आपसे बात करनी है, लेकिन मैं जीरे पर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कल 6% ऊपर, आज 6% नीचे। सर, क्या हो रहा है ये जीरे में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जीरा का ट्रेड वही लोग कर रहे हैं जो पहले से जीरा का ट्रेड करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें नई एंट्री बिल्कुल नहीं हो रही है। न तो कोई सेलर नया आ रहा है, न कोई बायर नया आ रहा है। अच्छा, एक तरह से आप देखें तो इसमें जो हेजर है उसने सेलिंग कर रखी है और तेजी के लिए बायर ने परचेजिंग कर रखी है। अब बायर बेचने के लिए आता है तो उसे परचेजर नहीं मिलता। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। मतलब चंद लोगों के बीच में ही ये ट्रेड रह गया है, क्योंकि ऐसे भाव बने हुए हैं कि इन भावों पे नए ट्रेड की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि जिस दिन तेजी आती है उस दिन ये बताया जाता है कि फॉरेन की डिमांड बहुत बढ़िया है, डोमेस्टिक की डिमांड बहुत बढ़िया है, और ये सिर्फ हल्ले गुल्ले ही चलते रहते हैं। अच्छा, सही मायने में तो डिमांड का पता ही नहीं चलता है। आज आप देखिए, सिर्फ 3700 टन में, यानी 37,000 क्विंटल में ही यदि 6% नीचे का सर्किट लग गया तो इसका क्या ओर छोर है। तो ये छोटे हाथों में, छोटी जगह पे और छोटी एरिया का ट्रेड रह गया है। इसे ब्रॉड ट्रेड नहीं है ये, इसीलिए इस तरह की तेजी मंदी आती है कि कल 6% अपर सर्किट लग गया और आज 6% लोअर सर्किट लग गया। इसका कोई लॉजिक ही नहीं दे सकता मृत्युंजय जी। अच्छा, ठीक है। महावीर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, आप जरा बताइए सर, कल 6% ऊपर, आज 6% नीचे, क्यों? ये सर खरीदी का मानस है, इन लोगों का वापा है, इसलिए इसको नीचे लाए गए। मंदी का कोई कारण जीरे में मुझे लगता नहीं है। अच्छा, कि भाई कोई नई अराइवल बढ़ गई है या कोई नई फसल आने वाली है या फिर और कोई बाहर से आयात होने वाला है, लेकिन पूरा ग्रिप में है, इसलिए ये लोग इसको इस तरह से चला रहे हैं। किसके ग्रिप में है? किसके ग्रिप में चला रहे हैं इसको? NCDEX पे मान लीजिए, जो भी चला रहे हैं इसको। नहीं, जो में कौन, मतलब आप तो ट्रेड में आपको मालूम होगा गुप्ता जी, कौन? नहीं सर, इसका ट्रेड में नाम पता नहीं चलता है कौन अच्छा, करने वाला है, क्योंकि अलग अलग आईडी से होता है, कोई भी पता नहीं लगा सकता है। नहीं, मतलब आपको, मतलब इंटरनल सोर्स तो आपके होंगे ना, जो बताते होंगे कि यहाँ से ट्रेड हो रहा है। नहीं, इंटरनल सोर्स से भी ये चीज तो कोई मिलती नहीं है कहीं पे भी कि कौन कर रहा है, क्योंकि ये चीज आउट हो गई। लेकिन जो भी है, आज उसके पास स्टॉक है, इसलिए उसके ग्रिप में है, अपन ये मान सकते हैं। अच्छा, वो चला रहे हैं इसको, लेकिन मंदी का कोई कारण एक भी नहीं बनता है। ये बस एक कारण है कि जीरे का भाव बहुत हो गया तो कंजप्शन कम हो जाएगा, ये एक कारण बन रहा है, बाकी इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है, मतलब ये तर्क भी सामने आता है, या जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बायर है वही सेलर है ना, और उसमें ये है कि 30-35 रुपए किलो ऊंचे भाव का लोगों को ये बता के कि इतना बढ़ सकता है पूरे माल को आगे के लिए। मतलब जो ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम है और स्पॉट में ज़्यादा है, फ्यूचर में ऊपर है, स्पॉट में नीचे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक्सपोर्ट के फ्यूचर होते हैं उसमें लालच देके कि चलो आपको आगे अच्छा भाव मिलेगा, आपने ब्लॉक कर लिया है और उस वजह से शॉर्टेज दिखती है, उस वजह से दाम बढ़ जाते हैं। महावीर जी, ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप फिजिकल मार्केट देखेंगे तो बहुत ऊपर है। आज कोई भी जो मार्केट है, ऊंझा का है, चाहे मेड़ता है, नागौर है, जोधपुर, जो भी मार्केट है, वह 600 रुपए लूज बिक चुका है अच्छा माल। अच्छा, जबकि अभी तक NCDEX में वो भाव नहीं आया, जिसमें खर्चे भी होते हैं, सब कुछ क्लीनिंग भी होता है, सब कुछ होता है। और फिजिकल में अभी भी कोई कम में सेलर नहीं है। थोड़ा बहुत दबाव से जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं, तो जो वायदा जो कटता है या सौदा कटता है ना, जो वो अलग चीज है। लेकिन अगर फिजिकल में लेने जाएंगे तो कहीं 10 टन भी मिलता नहीं है कम भाव में। पुखराज जी, यही हाल है क्या? पुखराज जी, आप जो बात महावीर जी कह रहे हैं ये ठीक है क्या? जी, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आज, जैसा कि मैं पढ़ रहा था गुजरात के ही समाचार, कि आज सेलर आ रहा है, बायर नहीं मिल रहा है, और जो ये बता रहे हैं कि बायर आ रहा है तो सेलर नहीं मिलता है।
वो तो होता ये है कि जब छट्टे के अंदर मंदी आती है तो सेलर एकदम उमड़ के आ जाते हैं, और जब छट्टे में तेजी आती है तो बायर उमड़ के आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही बायर आता है सेलर को बेचना नहीं है, और जैसे ही सेलर आता है बायर को लेना नहीं है। ये स्थिति चल रही है। इसको इस तेजी मंदी को मृत्युंजय जी कोई भी व्यक्ति जस्टिफाइड नहीं कर सकता। ये कर तो रहे हैं जस्टिफाइड, आपके सामने महावीर जी जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यदि ये जस्टिफाइड है, यदि कि भाई बायर को माल नहीं मिलता है तो कल तेज था आज मंदा क्यों हो गया। कोई ये फिजिकल में कोई बता रहा है कि 4,000 रुपए ऊपर है, 3,000 रुपए ऊपर है, तो ये फ्यूचर फिर 4,000 3,000 नीचे कैसे मिल रहा है आपको? बताइए जस्टिफाइड महावीर जी, बताइए महावीर जी, जो सवाल पुखराज जी उठा रहे हैं इसका क्या जवाब है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है पुखराज जी ने। वास्तव में ये जो अलग चल रहा है, पूरा एनसीडीएक्स का पार्ट अलग चल रहा है, फिजिकल का पार्ट पूरा अलग चल रहा है। वहाँ पे पूरा लेवाली और बेचवाली पे चल रहा है कि कोई माल की शॉर्टेज है तो उसके हिसाब से उसका दाम तय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। जैसे पुखराज जी ने बताया कि एक ही आदमी बेच रहा है और एक आदमी ले रहा है, तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं उसमें माइंड में रखता है कि डिफरेंस कितना है फिजिकल मार्केट से। अच्छा, लेकिन जब हम जा रहे हैं, क्योंकि हम फिजिकल काम ज्यादा कर रहे हैं, सारे जो मसाला वालों का है या और कंपनियों का लेवाली वगैरह है, उस हिसाब से जो बायर और सेलर का जो रेशियो है वो अभी भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा मतलब आप जो मुद्दा आता है। अच्छा, तो मतलब जो बायर है वही सेलर है? नहीं सर, फिजिकल में वो नहीं है। फिजिकल में तो सेलर भी डिफरेंट होगा, बायर भी डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन एनसीडीएक्स में जैसा पुखराज जी कह रहे हैं वो हो सकता है कि एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो। अच्छा, तो मतलब जो गंगाधर था वही शक्तिमान है पुखराज जी? जी 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 मृत्युंजय जी हैं, ओके। तो लेकिन अब आप ये बताएं, मतलब महावीर जी, कि यहाँ से आगे मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट बढ़िया ही रहेगा सर, इसमें घटने का अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि माल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और अभी बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, अभी मुझे तो नहीं लगता ओके एक सर्किट 6% का 2 सर्किट लगा दे, कुछ भी लग सकता है। लेकिन फिजिकल में माल मिले तब हम उसको मानेंगे कि हाँ मंदी है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बिकवाली आती है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा है माल लेना मुझे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया महावीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आते हैं ग्वार पे। ग्वार में पुखराज जी, कल बहुत तेज गिरावट आई। इस बात पे आई कि ग्वार वाले इलाकों में बारिश हो गई, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया इससे बुआई हो जाएगी, कल बहुत दाम गिरे। आज मार्केट ने संभलने की कोशिश की, तेजी आई, लेकिन रफ्तार कल जैसी नहीं थी। कल जिस रफ्तार से मार्केट गिरा उस रफ्तार से आज मार्केट बढ़ा नहीं है। तो ओवरऑल ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इस वक्त ग्वार की सोइंग को लेकर, और आगे क्या लग रहा है आपको? देखिए, अप्रत्याशित रूप से मानसून ने राजस्थान में प्रवेश किया है 3 रास्तों से। दक्षिणी राजस्थान के अंदर खूब अच्छी बारिशें हो रही है, और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जिसमें कुछ हिस्सा बाड़मेर का, कुछ हिस्सा जोधपुर का आता है, उसमें बरसातें हुई है। इन बरसातों की वजह से भी कल दबाव बना था और आज भी बरसात के समाचार मिले हैं। मगर जो बड़ा एरिया है पश्चिमी राजस्थान का, वो एरिया पूरा का पूरा खाली है। अच्छा। और अभी जहां बरसात हुई है वहां ग्वार की सोइंग का एरिया बहुत कम है, और यदि सोइंग हो भी रही है कहीं तो वो बहुत अर्ली है। अच्छा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पीछे पहले भी जो बरसातें हुई थी उसमें काफी एरिया में इसकी ग्वारी की बिजाई हुई है, जो जल्दी पकती है फसल उसकी। पर वो निर्भर करेगा उसी बात पे कि ये मानसून आगे जाके कैसा रहता है। जैसा स्काई मेट या IMD की धारणाएं आ रही है या जो बात मिल रही है उसके हिसाब से आगे मानसून जरा हल्का, जरा वीक बताया गया है। अगर ये वीक रहता है तो जो अभी की बुआई की गई है ना उसमें भी संकट आ जाएगा। अगरचे मानसून आगे अच्छा रहता है तो फिर इसकी खेती को देखना पड़ेगा कि किस तरह की इसकी खेती है। अभी जो समय है वो बाजरा, मोठ और मूंग का है, और उसके बाद ग्वार का है। तो ग्वार की बिजाई निश्चित रूप से थोड़ी बहुत हुई है, पर वो एरिया जो दक्षिणी राजस्थान है वहां तो बिल्कुल ग्वार की बिजाई नहीं होती है। लगभग नगरीय है, भीलवाड़ा को छोड़ दे तो या राजसमंद को छोड़ दे तो। बाकी जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, यहाँ पे भी यदि हल्की फुल्की जो बरसातें अभी हुई है उसके अंदर बाजरा, मोठ और मूंग की बिजाई का एरिया ही ज्यादा है, ग्वार की बिजाई का एरिया नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार की बिजाई का एरिया अभी नहीं है और पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है वो अभी खाली है। आप कह रहे हैं कि आगे मानसून वीक रहने की संभावना है, तो देखना होगा कि ओवरऑल किस तरह से ये आगे फोल्ड होता है। लेकिन हाँ, अभी आशंका बनी हुई है कमजोर मानसून की, और उसके बाद
हम देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर पे। खबर ये है कि सरकार बफर स्टॉक से तुअर की बिक्री करेगी और इम्पोर्टेड तुअर आने तक ये सरकार की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, ये बात कही गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सतीश उपाध्याय हैं, IPJ के मेंबर हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार बफर स्टॉक से गेहूं सरकार ने बेचने का ऐलान किया है, कितना इम्पैक्ट आएगा प्राइस पर सर इसका? ये तुअर का बफर स्टॉक पे जो बेचने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इसको बेसिकली तीन बेसिक रीजन है। एक तो क्या था भाई, तुअर बेसिक तुअर और तुअर दाल में काफी बड़ा डिफरेंस हो गया था। बिल्कुल, तुअर से आप लेके तुअर दाल बनाते तो डिस्पैरिटी हो रही थी और मिलर को तुअर वो रेट पे नहीं मिल रही थी और दाल उसे दाम में बिक नहीं रही थी। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि तुअर लोगों को, जिनके पास तुअर चलाते हैं जो मिलर्स को, उनको तुअर कंसोलिडेटेड रेट पे, कंसेशनल रेट पे इनको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट तुअर मिलर को ये दाल देगी जो गवर्नमेंट के पास 1.5 लाख टन मोटा मोटी तुअर है स्टॉक में, बफर स्टॉक जो उन्होंने अभी प्रोक्योर की है। नाफेड और NCCF दोनों के पास मिला के 1.5 लाख टन से ऊपर तुअर है, जो वो टेंडर के थ्रू ये मिलर्स को देगी, ताकि दाम जो है और तुअर के दाल के और तुअर में जो डिस्पैरिटी चल रही थी वो दूर हो जाए और मिलर को सुचारू रूप से मिल चला सके। क्योंकि काफी मिलर्स जो है वो एग्जिट हो रहे थे तुअर प्रोसेस से, तो वो एग्जिट नहीं होना चाहिए और मिले को रीजनेबल दाम से तुअर, मार्केट रेट से तुअर मिलना चाहिए। ओके, राइट। तो दाम कम होंगे कुछ संक्षेप में सर? हाँ होंगे, दाम और थोड़े कम हो सकते हैं यहाँ से। ओके, दाम घटेंगे तुअर दाल के, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट देने के लिए। अब जरा अखिलेश जी आप बताइए संक्षेप में, गोल्ड का टेक्निकल चार्ट आज शाम के लिए आपको कैसा दिखता है, क्या करना चाहिए? नमस्कार नितिन जी। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के चार्ट्स मुझे काफी ज्यादा स्क्वीज लग रहे हैं। कॉमेक्स के अंदर गोल्ड ने $1936 का जो सपोर्ट ब्रेक किया था, प्राइजेस वहां से बार बार रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 1936 के ऊपर जाना गोल्ड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मेरी सलाह रहेगी कि M6 के अंदर अगर 58,450 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहां पे डेफिनेटली बात एक बार सेल करना चाहिए 58,550 के स्टॉप लॉस से। मुझे लग रहा है कि 58,000 के नीचे इस वीक हमको गोल्ड के भाव मिलने चाहिए। वहीं सितंबर सिल्वर वायदे की बात करें तो 70,325 के नीचे एक शॉर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। 70,575 का इसके स्टॉप लॉस होती है, नीचे में 70,000 और 69,550 तक की मुझे लगता है कि इसकी लक्ष्य रहेंगे। ओके, आपका व्यू क्या है? आपका व्यू रवि जी, मैं क्रूड पर जानना चाहूंगा। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है, 2% से ज्यादा नीचे है इस वक्त कच्चा तेल। MCX पर 5,615 का लेवल है और ग्लोबल मार्केट में भी करीब 2% की गिरावट क्रूड में आ गई है, क्या करें? बेसिकली ट्रेंड वीक है, बट मुझे लग रहा है कि इवनिंग में एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड आना चाहिए। पर्टिकुलर हाईली ओवरसोल्ड है, 70 to 10 का एक अच्छा सपोर्ट में, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहूंगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय करना चाहिए। अराउंड आप 5590 यहाँ से 10-15 पॉइंट नीचे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते 5,520 का। अपर साइड मेरा मानना है शॉर्ट कवरिंग इवनिंग या कल मॉर्निंग सेशन में 5,700 तक के लेवल आपको दिखा सकता है, तो ये लेवल पे बेचना नहीं है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय करना है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राम निवास का, पूछिए राम निवास जी। सर सिल्वर में क्या व्यू है सर एक हफ्ते के लिए? चांदी में एक हफ्ते का व्यू आप जानना चाहते हैं, बताइए अखिलेश जी, क्या व्यू है आपका सिल्वर में 1 वीक के लिए? सिल्वर में मुझे लगता है कि अभी हमको फर्दर क्लोज पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। करंट कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर होने वाला है और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 70,000-450 के आसपास लगता है। मुझे लगता है कि सिल्वर कहीं ना कहीं 69,500 के आसपास एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि एक बार करेक्ट होना चाहिए 70,325 के नीचे। वहां से मुझे एक बार लगता है यहाँ से 1200-1300 पॉइंट के आसपास वहां पे मंदी आना चाहिए। तो एक बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 700-800 पॉइंट्स का दबाव रह सकता है, तो उछाले में सेलिंग कर सकते हैं 69,500 के टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर हैं, पूछे ठक्कर साहब। सर जी, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? रवि जी से सवाल है। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बताइए रवि जी।
हाँ, इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि आज 6 बजे 7:30 बजे का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिस हिसाब से डेटा के एक्सपेक्टेशंस काफी लोअर है, मुझे लग रहा है कि डेटा थोड़ा अनुमान से अगर पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जिसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आज इवनिंग में गोल्ड पे आ सकता है। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। 58,440 के करीब सेल करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 58,600। इंट्राडे का टारगेट 58,200 रहेगा, वहां पे मुनाफा वसूली कर लेने। मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आज थोड़ा करेक्शन गोल्ड में आ सकता है। अच्छा, कॉपर में रवि जी आज के लिए कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको अभी इस वक्त? कॉपर इसी लेवल पे बाय कर ले, थोड़ा व्यू 2 दिन का रखे। मुझे लग रहा है कि 710 काफी अहम सपोर्ट है और इंटरनेशनल प्राइसेस भी 370 के सपोर्ट के करीब चल रहे हैं, तो यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। 705 का स्टॉप लॉस लगाए, अपर साइड 726 तक के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, हालांकि ट्रेड पॉजिटिव है, बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके, गिरावट पर बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। अच्छा, टेक्निकल चार्ट पर अखिलेश जी, जीरा अभी आपको कैसा लग रहा है? जीरा, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एग्री कमोडिटीज है, जब एक स्पेकुलेटिव मूव होता है, मतलब ये अभी बियॉन्ड टेक्निकल लेवल्स मूव करा रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टेक्निकल लेवल्स, बट मुझे लगता है ये जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट चार्ट पे देखें तो 49,750 से लेकर 57,150 की रेंज में अभी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज अभी जैसे शो पे कहा भी कल अपर साइड और आज लोअर सर्किट देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि कल भी ये एक बार फॉल को कंटिन्यू करेगा। बट मुझे लग रहा है कि 54,600 के आसपास यहाँ पे अगर भाव मिलते हैं कल, तो अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे कॉन्ट्रा एक बार यहाँ पे बाय कर सकते हैं 54,150 के एसएल से, और मुझे लगता है कि वापस से भाव रिकवर होकर 57,000 की तरफ जाएंगे। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, बिकॉज इट्स अ वेरी वोलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट। अमित हैं नेक्स्ट कॉलर नासिक से, पूछिए अमित जी। हाँ, मैंने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर माइक्रो के 3 लॉट बाय किए हैं 74,100 एवरेज से। 74,100 के एवरेज से। तो रवि जी, क्या सुझाव आपका, क्या करना चाहिए इनको, अमित को? मेरे हिसाब से अभी ये लेवल पे निकले नहीं, आप अभी अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 68,600 के करीब एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, आपकी पोजीशन को होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 वीक में आई थिंक आपका लेवल 74 का काफी फार है, बट आपको एटलीस्ट 71,000 के करीब लेवल मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है नॉन फर्म पेरोल के डेटा के बाद एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए, जहां पे डेटा लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है, तो एक वीक होल्ड करें। आप स्टॉप लॉस 68,600 का लगाए और 71,000 के करीब मिले तो लॉस बुक करके उसमें से एग्जिट कर ले। ठीक है, मंजीत है नेक्स्ट कॉलर। मंजीत जी, पूछे मंजीत जी। हाँ जी, मेरे पास कॉटन पड़ी है 100 क्विंटल। क्या कॉटन? हाँ, उस पर राय चाहिए जी। अच्छा, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। रवि जी बताइए, कॉटन में 1 महीने के लिए क्या राय आपकी? इमीडिएटली सोइंग के डेटा काफी अच्छे आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर डिस्पाइट के डेफिसिट मानसून का न्यूज आ रहा था, सोइंग लास्ट ईयर की कंपेयर से अच्छा चल रहा है। तो अगर ये अच्छा रेनफॉल है सोइंग के बाद, तो मुझे लग रहा है कि कॉटन के लिए यील्ड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइसेस के लिए नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका रो कॉटन है आपके पास पड़ा है, तो ऊपर के लेवल पे बेचने का ध्यान रखें। अगर 1550 के करीब स्पॉट में बिक जाता है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे ऑल ओवर ऐसा लग रहा है कि 1400 तक के प्राइसेस आपको रो कॉटन में आते हुए दिख सकते हैं, तो रुकना सही नहीं है, एग्जिट हो जाना है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी और अखिलेश जी जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।